हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिरिकल बैलेट को, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोएट्स हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। कोटेशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिरिकल बैलेड इज कोलैबोरेशन बिटवीन टू पोएट्स। फर्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सेकेंड इज एस.टी. कोलरिज। ये दोनों राइटर रोमांटिक एज के हैं, बहुत ही फेमस हैं। एंड लिरिकल बैलेड में टोटल 23 पोएम्स हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स। 19 poem was written by William Wordsworth and 4 poem are written by S.T. Coleridge. राइट, तो इस तरीके से लिरिकल बैलेड में टोटल 23 पोएम्स हैं। इसके हम एडिशन की बात करें, जैसा कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सेकेंड पार्ट था, जिसमें हमने उनके वर्क्स को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। 4 एडिशन आए थे, जिसमें जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड का 1798 में आया। सेकेंड, द प्रीवियस टू लिरिकल बैलेड 1800, यानी प्रीवियस सेकेंड एडिशन में ऐड किया गया। जनरली हम बात करें तो पहले प्रीवियस आता है एंड आफ्टर दैट पोएम आती है, बट यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीवियस को सेकेंड एडिशन में ऐड किया। इसके थर्ड एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन में अपेंडिक्स को जोड़ा गया, जो कि 1802 में आया। राइट, एंड जो लास्ट एडिशन था एंड एशे सप्लीमेंट्री 1815 में आया था। तो इस प्रकार से जो लिरिकल बैलेड के टोटल 4 एडिशन थे, जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किए। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो इनका फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में आया था, उसमें कौन कौन सी पोएम को इंक्लूड किया गया था। सबसे पहली पोएम है इसमें सिमोन ली। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि किस एडिशन में कौन सी पोएम को इंक्लूड किया गया था, क्योंकि नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अगर आप एक बार इन लिस्ट को गो थ्रू कर लेंगे तो काफ़ी इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, सेकंड है VR7। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है, और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पोएम पढ़नी चाहिए। राइट, नेक्स्ट है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्सपोजिशन एंड रिप्लाई। नेक्स्ट है टेबल टर्न्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके कोटेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द थॉर्न, और लास्ट में है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टेंडर एप्पल। यहाँ पर मैं दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी कि जो लिरिकल बैलेड की जो स्टार्टिंग की पोएम थी, वो कोलरिज की पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैनुअल से स्टार्ट हुई थी, जबकि जो एंडिंग पोएम थी, यानी जो लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेड की, वो थी टिंटन एबे। टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया कि ये कोलैबोरेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज का। तो स्टार्टिंग की पोएम स्टार्ट होती है राइम ऑफ एंशिएंट मैनुअल से और एंड होती है टिंटन एबे से। टिंटन एबे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इसमें नेचर का, और इससे कई बार कोटेशन भी पूछे गए हैं।
तो आपको ये पोएम पढ़नी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगी कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आपको लाइन बाय लाइन समरी डिस्कस कर सकूँ, राइट। लिरिकल बैलेट विद अदर पोएम 1800. It is a second edition of lyrical ballad, and many poems are included in this. आइए जानते हैं कौन कौन सी पोएम इंक्लूड की गई थी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नेक्स्ट, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 3 years शी ग्रो। ये नेचर पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेचर का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन इसमें देखने को मिलता है, राइट। अ स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सील। नेक्स्ट है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, राइट। नेक्स्ट है लूसी पोएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, द 2 April मॉर्निंग। नेक्स्ट है नथिंग अगेन माइकल, एंड लास्ट में द किटन एट प्ले। तो ये थी सेकेंड एडिशन में जो पोएम को इंक्लूड किया गया। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड एडिशन जिसमें अपेंडिक्स को जोड़ा गया था और लिरिकल बैलेड 1802, यानी जो अपेंडिक्स को जोड़ा गया था, तो वो जो एडिशन था वो 1802 का था। फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड 1800 एंड थर्ड 1802। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात की प्रीफरेंस फॉर हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के बारे में। बेसिकली जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनकी पोएट्री लिखी गई है फॉर कॉमन मैन को, यानी उनकी पोएट्री में अगर हम देखें तो कॉमन मैन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि हम विलियम शेक्सपियर की पोएट्री में देखें तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो नोबल, यानी जो हीरो होता है वो हाई क्लास से बिलोंग करता है। बट विलियम शेक्सपियर की वर्क्स में हमें कॉमन मैन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी डेली लाइफ में जो कॉमन मैन होते हैं, डेली लाइफ की स्टोरी को विलियम वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रे करते हैं एंड कॉमन मैन को कैरेक्टर को डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ रस्टिक लैंग्वेज। कॉमन मैन की बात करें तो उन्हीं की रस्टिक लैंग्वेज को ही वो अपनी पोएम में यूज़ करते हैं। रस्टिक लाइफ की बात करेंगे, रस्टिक लैंग्वेज की बात करेंगे। स्ट्रेस ऑन इमोशन पोएट्री डिक्शन, उन्होंने इमोशन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। उनके अकॉर्डिंग इमोशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्शन ऑफ वर्ड, राइट। नेक्स्ट है पोइट्स के बारे में बात करेंगे 1802 में जो एडिशन है। और नेक्स्ट पॉइंट है पोएटिक प्लेजर एंड पोएटिक ट्रूथ। इसी में वो पोएटिक प्लेजर की बात करते हैं एंड पोएटिक ट्रूथ की भी बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर एज ए नेचर पोइट, इसलिए यहाँ पर नेचर का भी डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट है द पोएट्रिक प्रोसेस। तो ये सब्जेक्ट को उन्होंने 1802 में जो अपेंडिक्स आया उसमें इन्होंने इन सब्जेक्ट की बात की, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई, राइट। क्लियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम इम्पोर्टेंट कोटेशन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लिरिकल बैलेड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कोटेशन है।
तो सबसे पहला है कोटेशन है, एवरीडे लैंग्वेज इज द बेस्ट सूटेड फॉर पोएट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। जो डेली लाइफ में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी जो डेली की बोलचाल में हमारे द्वारा लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इज़ द बेस्ट फॉर द पोएट्री। कहते हैं वो पोएट्री के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट्स। ओके। नेक्स्ट कहते हैं कि जो फीलिंग का जो भी हम फील करते हैं, चाहे वो नेचर के प्रति हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हो या किसी सब्जेक्ट के प्रति हो, उससे जो एक्सप्रेशन आता है वो एक्शन और प्लॉट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो इसीलिए ये जो कोटेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट। नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। जो पोएट्री है वो हमारी फीलिंग का ओवरफ्लो मानी जाती है, राइट। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री, यानी जो ऑर्डिनरी जो साधारण लाइफ होती है, डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो सब पोएट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसीलिए वो एक कॉमन मैन की बात करते हैं, ना कि कोई हाई अथॉरिटी पर्सन की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उनका भी वो डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, बल्कि उनकी पोएट्री में हम कॉमन मैन के बारे में ही देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखें। इस स्लाइड में हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि लिरिकल बैलेड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट्री शुड बी रिटेन फॉर कॉमन मैन। कहते हैं कि हमें पोएट्री कॉमन मैन के लिए लिखनी चाहिए। वी शुड यूज ऑफ रस्टिक लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, यानी जो भी कुछ हम लिखें वो कॉमन मैन से रिलेटेड हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ही डिनाइड आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड बोम्बास्टिक लैंग्वेज। बोम्बास्टिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें भारी भरकम वर्ड्स का यूज किया जाता है, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए जो बोम्बास्टिक हो, जो पोइट्री के सब्जेक्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर दे, राइट। ना ही हमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। एज इट इज, जैसा रियलिटी में दिखाया गया है वैसी लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए। हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, राइट। जबकि इन्हीं के कंटेम्प्ररी और विलियम वर्ड्सवर्थ के जो क्लोज फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज, वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को यूज करते हैं। कहते हैं कि जो भी हम नेचर से गेन करते हैं उसे हम एज इट इज नहीं लिख सकते। उसमें जब हम कुछ अपने आइडियाज मिस करते हैं तो वे डेवलप करती है आर्टिफिशियल लैंग्वेज को। तभी एस.टी. कॉलरिज ने बायोग्राफी और लिटरेरिया में दो टर्म्स को डिस्कस किया है। पहला है फैंसी और दूसरा है इमेजिनेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वी शुड नॉट यूज ऑफ राइम। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें पोइट्री में राइम नहीं यूज करनी चाहिए। विदाउट राइम के भी हम पोइट्री को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें राइम की ज़रूरत
नहीं होनी चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर पोएट्री. नेक्स्ट है ही सपोर्टेस प्लेटोस थ्योरी इमिटेशन. विलियम वर्ड्सवर्थ जो प्लेटो की थ्योरी थी इमिटेशन, उसको वो सपोर्ट करते हैं. वो मानते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी है इमिटेशन, वो पोएट्री के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. राइट. नेक्स्ट है ही फॉलोज ब्लैंक वर्स. वो ब्लैंक वर्स को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं ब्लैंक वर्स का, कि पोएट्री ब्लैंक वर्स में लिखी जानी चाहिए. नेक्स्ट है सब्जेक्ट शुड बी सिंपल. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री में जो सब्जेक्ट हम चूज करें वो सिंपल होना चाहिए, जिसे रीडर इजीली तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर सके. अगर हम सब्जेक्ट सिंपल नहीं लेते हैं तो रीडर को भी उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंपल होना चाहिए. नेक्स्ट, पोएट्री इज टू डिलाइट एंड टीच मोरल वैल्यूज एंड फिलोसफिकल वैल्यूज. कहते हैं कि जो पोएट्री है वो हमें डिलाइट करती है, टीच करती है, हमें टीच करती है मोरल वैल्यूज को हमारे, और फिलोसफिकल वैल्यूज को टीच करती है. विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में हम देखते हैं कि वो मोरालिटी की बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज की बात करते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है he criticized neoclassical writers. Very important points. Why he criticized neoclassical writers? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो अपनी पोएट्री में, अपने वर्क्स में आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज करते हैं, बोम्बास्टिक लैंग्वेज को यूज करते हैं, इसीलिए वो न्यू क्लासिकल राइटर्स को क्रिटिसाइज करते हैं. राइट. नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोइट्स इज डीकम्पोजर, पोएट्री इज रिकम्पोजर. वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डीकम्पोजर एंड व्हाट इज द रिकम्पोजर. तो पोइट्स इज डीकम्पोजर एंड पोएट्री इज रिकम्पोजर. आई होप यहाँ तक क्लियर है. बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है एंड ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. राइट. आगे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज फिलोसफिकल. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ कि वो मॉरल वैल्यूज, फिलोसफर वैल्यूज की बात करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो फिलोसफिकल होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है, अ पोएट राइट्स पोएट्री नॉट फॉर हिज प्लेजर अलोन बट फॉर द प्लेजर ऑफ रीडर्स. बहुत ही अच्छी बात कही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि जो भी एक पोइट्स होता है वो पोएट्री इसलिए नहीं लिखता है कि उसे केवल प्लेजर प्राप्त होगा, वो प्लेजर के लिए पोएट्री नहीं लिखता है, बल्कि वो पोएट्री इसलिए लिखता है कि उस पोएट्री से रीडर को भी प्लेजर. राइट. तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ये समझाना चाहते हैं कि हमें पोएट्री ऐसी लिखनी चाहिए जिससे पढ़कर रीडर को प्लेजर गेन. आगे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कोई भी पोएट्री लिखने का एक पर्पस होता है. वो पर्पस क्या होना चाहिए? वो कहते हैं कि पर्पस ऑफ द पोएट्री इज टू गिव प्लेजर. जो पोएट्री का जो पर्पस है वो प्लेजर होना चाहिए, यानी हमें प्लेजर प्राप्त हो, जिससे कि जो रीडर है वो उसे पढ़कर उसे अच्छा फील हो. राइट. तो कोई भी पोएट्री का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें उसको पढ़ के एक हैप्पीनेस प्रोवाइड हो, हैप्पीनेस प्रोवाइड करे पोएट्री, प्लेजर प्रोवाइड करे.
नेक्स्ट कहते हैं मीटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पोएट्री। कहते हैं कि पोएट्री के लिए मीटर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देयर आर नो यूज ऑफ मीटर इन द पोएट्री। विदाउट मीटर हम पोएट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमें मीटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है पोएट्री का वो प्लेजर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिरिकल बैलेड में टोटल कितनी पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोयम को लिखा, कॉलरिज ने कितनी पोयम को लिखा, इम्पोर्टेंट कोटेशन हमने डिस्कस किए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स एक बार और कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।